Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम अपनी चैप्टर नंबर 6 इंजाइम्स को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो चैप्टर नंबर 6 इंजाइम्स है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस हवाले से है कि इसके अंदर से एक छोटा सा चैप्टर, इसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पेपर आता है। आपको इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको इस चैप्टर में से पूछा जाएगा और इसका पेज चैप्टर नंबर 4 के साथ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। हम इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू लॉन्ग को तीनों को देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स साइंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मेटाबॉलिज्म का पता होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ये आपको एक फ़र्क हो गया। सेकंड फ़र्क ये है कि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है और एनाबॉलिज्म में एनर्जी जो है वो क्या होती है, इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपको इसका पता होना चाहिए। और बस स्टूडेंट्स आपने बात ज़हन में रखनी, जो इंजाइम्स हैं हमारे पास ये बायो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसी चीज़ जो कि रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा दे, जिसे कैटलिस्ट कहते हैं। और जो कि इंजाइम्स हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाते हैं तो वो बायो कैटलिस्ट है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो टर्म मेटाबॉलिज्म में ग्रीक वर्ड से निकाली गई जिसका मतलब है चेंज, ठीक है। और इसको सबसे पहले इब्न नफीस ने मुतारिफ करवाया था, ठीक है। ये इब्न नफीस का आप जिक्र चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 मरतबा साइंटिस्ट का जिक्र आता है हमारी बुक के अंदर, ठीक है, जहाँ पे इसने पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। अभी स्टूडेंट्स ये सबस्ट्रेट की डेफिनेशन और प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एक्टिवेशन एनर्जी के आप साथ क्या लिखेंगे, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इनको इनमें से दो तरीके याद होते हैं तो 2 लिख लें, अगर आपको 3 याद होते हैं तो आप तीनों याद कर लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे इंपॉर्टेंट, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि राइट सेवरल वेज टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो आपने एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के कई तरीके लिखने हैं आपने, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास जो है ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स हैं हमारे पास, ठीक है। इंट्रासेलुलर इंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे इंजाइम्स जो कि ऐसे इंजाइम्स हमारे पास, ठीक है, जो कि सेल के अंदर काम करते हैं, इंट्रासेलुलर इंजाइम्स कहते हैं। और ऐसे इंजाइम जो कि सेल से बाहर काम करती हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। जैसे इंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हो गया और पेप्सिन, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम में क्या आ गया, पेप्सिन आ गया, ठीक है। आपने इसको जहन में रखना है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इंजाइम्स के, चूँकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो ये इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें इंजाइम्स की। तो आपको पता होना चाहिए 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे विनहेल्म क्यूने, इन्होंने सबसे पहले इंजाइम को डिस्कवर किया, ठीक है। आपको इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद इंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। तकरीबन तमाम इंजाइम्स जो हैं प्रोटीन्स होती हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ज़्यादातर इंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट इंजाइमेटिक रिएक्शन जो हैं वो लाखों गुना तेज़ होते हैं, ठीक है, बनिस्बत ऐसे रिएक्शंस के जिनमें इंजाइम्स इस्तेमाल नहीं होते। आप इतना ही कर लें, आगे वाली लाइन जो है वो रहने दें, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो है जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे देखें, इंजाइम्स आर यूजली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन। इंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी के बारे में लिखा हुआ आप यहाँ तक कर लें। और बस स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी आता होता है। एक्टिव साइड क्या होता है, आपको एक्टिव साइड का पता होना चाहिए कि इंजाइम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होता है, इस रीजन को हम एक्टिव साइड कहते हैं। स्टूडेंट्स एक्टिव साइड की डेफिनेशन लिखने के साथ आप इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएं और आप बताएं ये इंजाइम है हमारे पास, ये क्या है, इंजाइम है, और ये इसकी एक्टिव साइट है, ये इसकी क्या है, एक्टिव और साइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कोफैक्टर्स का आपको पता होना चाहिए। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। कुछ इंजाइम्स जो हैं, ठीक है, उन्हें डो नॉट नीड एनी एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क, ठीक है। इन्हें क्या होती है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं, जिन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कोफैक्टर्स जो होते हैं ना हमारे पास, आपने इसको ध्यान में रखना है, जो कोफैक्टर्स हैं ये हमारे पास इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं ना, जो अगर एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़े हों तो उन्हें हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो कमज़ोर तरीके से जुड़े होते हैं तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, को इंजाइम कहते हैं। आपने इसको ध्यान में रखना है, आपको सारा समझ आ जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। हमारे पास स्टूडेंट्स कोफैक्टर जो हैं इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो है वो टाइटली बाउंड हो इंजाइम से, हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की एग्जांपल स्टूडेंट्स ये हैं, फ्लेविन और हीम, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की एग्जांपल, आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम से लूजली जुड़े हुए हैं हम कोएंजाइम्स कहते हैं। कोएंजाइम्स के एग्जांपल में हमारे विटामिन आ जाएंगे, राइबोफ्लेविन, थायमिन और फॉलिक एसिड, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद बहुत सारे एंजाइम्स हैं मेटाबॉलिक पाथवेज के तौर पर काम करते हैं। अब इतना ही याद रख लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद यूजेस ऑफ एंजाइम्स है भी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फूड इंडस्ट्री, ब्रूइंग इंडस्ट्री, शराब नोशी की सनत में, पेपर इंडस्ट्री और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट यहाँ पे आपको इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान में रखें जो प्रोटीज एंजाइम है ना, ये कपड़ों से प्रोटीन के दागों को हटाने के लिए इस्तेमाल होती है। जो अमाइलेज एंजाइम में डिश वॉशिंग में इस्तेमाल होती है। स्टार्च का मतलब होता है ग्लूकोज के मिलने से बनती है, इसके रेजिड्यूज को हटाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है।
स्टूडेंट्स उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपने इसको जहन में रखना है। आपने सबसे इस पर टेम्परेचर में स्टूडेंट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एंजाइम जो है वो खास टेम्परेचर पर काम करते हैं, हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, आपको इसका पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आपने यहाँ से लिखना है जब टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो एंजाइम्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, एंजाइम्स जो है अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ जाती हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो है, ठीक है, आपने ग्राफ भी बनाना, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ना टेम्परेचर का, तो फिर आपने ग्राफ भी बनाना बहुत आसान है। आप एक लाइन इस तरह ड्रॉ करें, एक लाइन इस तरह ड्रॉ करें, यहाँ पे लिखें रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, यहाँ पे टेम्परेचर, और यहाँ पे दरमियान में करके इस तरह से आपने एरो बना देना है। यहाँ पे आप लिख दें ऑप्टिमम टेम्परेचर और यहाँ पे लिख दें एंजाइम डीनेचरेशन, ठीक है, बस आपने इस तरह से ग्राफ बना देना। स्टूडेंट्स इसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आपने इसकी पहली लाइन लिखनी है, ठीक है, और इसके बाद ठीक है यहाँ पे लिख दें, ठीक है। स्टूडेंट्स ये सैचुरेशन की तारीफ है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसके साथ ये ग्राफ भी बनाना है। फिर सेम वही लाइन है, शुरू में जैसे जैसे सबस्ट्रेट देखें, इसमें हमारे पास होता क्या है, हमारे पास एंजाइम्स लिमिटेड होते हैं। फर्स्ट करें 20 एंजाइम, सबस्ट्रेट 2 सबस्ट्रेट डाले, ठीक है, अब 2 सबस्ट्रेट डाले प्रोडक्ट ज़्यादा है, 3 डाले प्रोडक्ट ज़्यादा है, 4 डाले प्रोडक्ट ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि एंजाइम्स अवेलेबल हैं। पे जब 20 सबस्ट्रेट डाल देंगे तो 20 एंजाइम्स के एक्टिव साइड क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। अब 20 से जब 21 सबस्ट्रेट डालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि एक्टिव साइड अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो आपको इसका पता होना चाहिए, सैचुरेशन हो जाती है एक्टिव साइड्स के हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पीएच है, जितने भी एंजाइम्स हैं हमारे पास वो खास पीएच पर काम करते हैं, जिसे हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं, ठीक है। पीएच में थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो फौरन से रुक जाती है, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए हमारे पास पीएच जो है एक स्केल होता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह 0 से लेकर 7 तक ये एसिडिक होता है, और 7 से लेकर 14 तक ये बेसिक होता है, ठीक है। ऐसे एंजाइम जो कम पीएच पर काम करते हैं, लो पीएच पर काम करते हैं, वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, और जो हाई पीएच पर काम करते हैं वो बेसिक मीडियम में काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पेप्सिन है ये स्टमक के अंदर काम करता है एसिडिक मीडियम में, लो पीएच में, जबकि जो ट्रिप्सिन है स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है अल्कलाइन मीडियम के ऊपर, हाई पीएच के ऊपर, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो आपने क्या करना है, इसकी पहली लाइन लिखनी है, ठीक है, पहली लाइन लिखने के बाद आपने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखने के बाद आपने लॉक एंड की मॉडल लिख देना है, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इस मॉडल के मुताबिक दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं खास शेप्स होती हैं और एक्जैक्टली एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो मॉडल है ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास जो है वो 1958 के अंदर एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं डैनियल कोचलैंड, ठीक है, इन्होंने मॉडिफिकेशन पेश की थी लॉक एंड की मॉडल की, जिसे इंड्यूस फिट मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइड जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि उसे किसी भी रिक्वायर्ड शेप में मोल्ड किया जा सकता है, और ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है लॉक एंड की मॉडल। इसकी डायग्राम भी बनानी है और आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ भी मुश्किल डायग्राम बनी हुई है, आप क्या करें, आप आसान से इस तरह से एक डायग्राम बना लें, इस तरह से एक डायग्राम यहाँ पे बनाएं, और ऊपर इस तरह से एक सबस्ट्रेट बना लेंगे, इस तरह एंजाइम एक्टिव साइड और ये सबस्ट्रेट, और उससे अगले स्टेप में क्या करें, इसको यहाँ पे फिट कर दें, फिट हो गए, उससे अगले स्टेप में इसको सबस्ट्रेट को यहाँ पे तोड़ दें, और एंजाइम की जो शेप है वो इसी तरह रहेगी, ठीक है। और आप इसको इस तरह से बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 मिनट, तो आपको आ जाएगी। छोटा चैप्टर है, आपने इसको इंपॉर्टेंस देनी है, इस चैप्टर को आप इंपॉर्टेंस देंगे तो चैप्टर आपको नंबर देगा, नहीं तो चैप्टर नंबर आपको नहीं देने, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में तकरीबन 2000 से ज़्यादा एंजाइम्स है हमारे पास, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो प्रोटीज एंजाइम है ना हमारे पास, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ती है प्रोटीन्स के अंदर, किसको तोड़ती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ती है प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। विल नॉट वर्क ऑन स्टार्च, ये स्टार्च पर काम नहीं करती, जिसको कौन तोड़ती है, एक एंजाइम अमाइलेज। अब आपको पता होना चाहिए प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम है, प्रोटीएज, और वो इसको किस में तोड़ देती है, अमाइनो एसिड्स में। जो स्टार्च है ना इसको तोड़ने के लिए हमारे पास अमाइलेज एंजाइम है। इस तरह हमारे पास एक एंजाइम है लाइपेज, ये लिपिड्स पर काम करती है, ठीक है, मतलब हमारे पास लिपिड्स है ना, लिपिड्स पर एक एंजाइम काम करती है जिसका नाम है लाइपेज। जो लाइपेज एंजाइम है लिपिड्स को किस में कन्वर्ट कर देती है, लिपिड्स को कन्वर्ट कर देती है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में। हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर इसे पढ़ा था, लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास ये काम करते हैं, आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है ये लास्ट पे आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि बताएं इसमें से कौन सा फिट होगा, आपको नजर आ रहा है कि ये फिट होगा लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंजाइम के छोटा सा चैप्टर था, इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें की, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।